तो 281 रन ऑस्ट्रेलिया ने 49 ओवर में बनाए और ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 300 से नीचे ही रहने वाला है। मनी सर, एक जोरदार कमबैक इंडिया के बॉलर्स का कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही थी, एरन फिंच, स्टीव स्मिथ तक बल्लेबाजी कर रहे थे, 325 रन का जो स्कोर है वो भी काफी करीब लग रहा था ऑस्ट्रेलिया के। बिल्कुल, एक समय मुझे भी ऐसा लग रहा था 325 330 हो सकता है, अगर एक अच्छा ओवर मिल जाए तो 340 पर तक भी चला जाए, क्योंकि पिच बहुत बढ़िया है, मैदान छोटा है। लेकिन तारीफ करनी होगी जिस तरह से इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की, खासतौर से आपके स्पिनर्स की, क्योंकि ये खासियत है दोनों स्पिनर्स की, मार भी पड़ रही थी लेकिन उसके बावजूद विकेट्स लेने के लिए बॉलिंग कर रहे थे। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है किसी भी कैप्टन के पास, क्योंकि एक तो कैप्टन एग्रेसिव है, पॉजिटिव मोड में रहते हैं, उसके बाद आपके बॉलर्स भी उस मोड में हो और फिर कैप्टन उनको बैक करता रहे तो फिर ये हाल होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि बहुत बड़ा टारगेट चेज करना पड़ेगा इंडियन टीम को, लेकिन जितनी भी तारीफ करें इस बॉलिंग लाइनअप की, मेरे ख्याल से उतनी कम होगी। मैच शुरू होने से पहले मैंने एक बात कही थी रवीश, कि जो बॉलिंग कमज़ोर पक्ष था इंडिया का वो मजबूत होता चला जा रहा है और उससे काफी कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कैप्टन का और कोच। मनी सर, अगर 300 से नीचे टारगेट मिलता है इंडिया को, आपको लगता है कि रीच में है इंडिया के इस पिच को देखते हुए, इस मैदान को देखते हुए, क्योंकि मैदान भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है और जो पिच की भी बात की जा रही है वो ये है कि बल्लेबाजों को ज्यादा दिक्कत नहीं है पिच में। बहुत बढ़िया तरीके से बॉल बैट के ऊपर आ रही है और जब बाद में खेला जाएगा, लाइट्स के अंदर खेला जाएगा, उसमें उस समय हम सभी जानते हैं कि और अच्छी तरह से बैट के ऊपर बॉल आती है। मुझे लगता है 325 भी बन जाते तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए थी इस बैटिंग लाइनअप को जो हिंदुस्तान का है, क्योंकि अच्छी तरह से पता है कि इन पिचेस के ऊपर आपको किस तरह से बैटिंग करनी है। पहले 2 मैचेस में रोहित शर्मा नहीं चले थे क्योंकि पिच से बॉल रुक कर आ रही थी, उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। लेकिन फिर उसके बाद श्रीलंका में भी हमने देखा था, पहले 2 मैचेस में उन्होंने रन नहीं बनाए थे लेकिन अच्छी एडजस्टमेंट की थी। लेकिन आज जिस तरह की पिच है, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के बैट से भी आपको रन्स मिलेंगे। और अगर जिस तरह का टारगेट चेज कर रहे हैं, पहले 3 में एक बड़ी पार्टनरशिप हो जाती है, तो फिर इंडिया का मिडिल ऑर्डर उस तरह का नहीं है जैसा कि ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर है। इंडिया का मिडिल ऑर्डर अपनी जिम्मेदारी को समझता है और अच्छी तरह से निभाना भी जानता है। हमने देखा है पिछले कुछ मैचेस में, बल्कि श्रीलंका में 2-3 मैच तो महेंद्र सिंह धोनी ने पार्टनरशिप्स करके जिताया, पांड्या ने कुछ इनिंग्स ऐसी खेली इस सीरीज में भी। सो मुझे लगता है कि इतनी मुश्किल इंडिया को होनी नहीं चाहिए। जी हाँ, और 281 रन 49 ओवर में टीम इंडिया में रहा था। गेंदबाजी हम आपको दिखा रहे हैं, 10 ओवर में 54 रन देकर 1 विकेट लिया युजवेंद्र चहल ने। किस तरीके से टीम इंडिया की गेंदबाजी रही और फाइनल टारगेट टीम इंडिया को क्या मिलता है, क्योंकि अभी तक इस वनडे सीरीज में 281 रन भारत का हाईएस्ट स्कोर रहा है जो उन्होंने चेन्नई में बनाया था। इसके अलावा कुलदीप यादव की बात करें, उन्होंने 10 ओवर की गेंदबाजी में 75 रन दिए। इकोनॉमी रेट ज्यादा है लेकिन विकेट 2 चटकाए कुलदीप यादव ने और पिछले मैच में हैट्रिक भी ली थी। तो भारत के दोनों स्पिनर्स लगातार उनकी गेंदबाजी शानदार रही है। एरन फिंच की अगर बात करें तो 125 गेंदों पे 124 रन उन्होंने बनाए, 12 चौके 5 छक्के लगाए, 99.2 का स्ट्राइक रेट उनका रहा। मनी सर, अगर इस मैच की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने 2 बल्लेबाज ऐड किए, या कह सकते हैं रिप्लेसमेंट वो लेकर आया और बल्लेबाजी को स्ट्रॉन्ग किया, जिसका नतीजा स्कोर बोर्ड पर दिख रहा है। लेकिन क्या आप ये बात मानते हैं कि काउटर नायल, पैट कमिंस, इन्होंने भारत को शुरुआत में परेशानी दी है और आज भी वो दिक्कत हो सकती है? 294 रनों का टारगेट इस वक्त मिला है टीम इंडिया को। 293 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हैं, 50 ओवर खत्म हो गए हैं। इंदौर वनडे में भारत के सामने 294 रनों का टारगेट है। इंदौर वनडे में भारतीय गेंदबाजों ने दमदार वापसी की और जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 300 के पार उनका स्कोर जा सकता है, 325 जा सकता है, लेकिन 300 से पहले रोका है ऑस्ट्रेलिया की टीम को। 294 रनों का लक्ष्य है टीम इंडिया के सामने। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 293 रन बनाए हैं। कुलदीप यादव, बुमराह ने 2-2 विकेट लिए। 294 रन, बड़ी जरा फाइनल टारगेट आ गया 294 रन। आप इसको कहेंगे कि ये एक तरीके से कामयाबी टीम इंडिया के लिए हो सकती है आखिरी के 10 ओवर्स में कि ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 300 के पार नहीं जाने दिया? बिल्कुल, देखें आप एक लय पकड़ते हैं और वो जो पिछले 10 ओवर में 15 ओवर में जो आप बात बता रहे हैं लय पकड़ी है, वो फिर बैटिंग में भी कैरी ऑन करती है। हमने कई वनडे मैचेस में ऐसा देखा है। ऑस्ट्रेलिया की परेशानी ये है, आप एक सवाल पूछ रहे थे कि पैट कमिंस ने परेशान किया और कोल्टर और नाइल ने परेशान किया, लेकिन उनकी परेशानी क्या है कि उनकी बैटिंग भी टॉप हैवी है और बॉलिंग भी टॉप हैवी है। अगर आप उनके मिडिल ऑर्डर बैटिंग देखें तो ऐसा लगता है नौसिखी है और बॉलिंग में भी कुछ कुछ ऐसा लग रहा है। और ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि इंडियन टीम को ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा इतना स्कोर चेस करने के लिए, क्योंकि 325 330 हो तो एक मेंटल ब्लॉक हो जाता है कि 300 से ऊपर चला गया स्कोर, वो भी 25-30 रन ऊपर, लेकिन 300 से नीचे रोक लिया जब एक स्टेज पर ऐसा लग रहा था कि 325-30 बनेंगे, तो वो एक कॉन्फिडेंस देगा बैट्समैन। बड़ी सर, नंबर 4 पोजीशन की अगर हम बात करें, वहां पे 11 बल्लेबाजों को आजमाया जा चुका है 2015 से लेकर 2017 तक, और उस पोजीशन के लिए दावेदार बहुत सारे हैं। आपको लग रहा है कि मनीष पांडे, उनके लिए भी एक आखिरी चांस हो सकता है, क्योंकि 3 वनडे के लिए टीम है, उनको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। मिडिल ऑर्डर में आप केदार जाधव ने अभी तक प्रूव नहीं किया है, और ओपनिंग की भी अगर बात की जाए
तो रोहित शर्मा उनके बल्ले से पिछले 2 मैचेस में तो रन नहीं निकले। देखिए श्रीलंका में भी रोहित शर्मा के साथ ऐसे ही हुआ था और इसीलिए मुझे लग रहा है कि एक तो ये पिच बढ़िया है बैटिंग के लिए, दूसरा आप सीनियर क्रिकेटर हो चुके हैं तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास उन्हें होगा और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट फोकस करके बैटिंग करेंगे रोहित शर्मा और उनके बैट से रन्स मुझे लग रहा है इस मैच में देखने को मिलेंगे। जहाँ तक मनीष पांडे का सवाल है, मुझे बहुत अंदाज उनका पसंद आता है खेलने का। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले 2 मैचेस में बहुत ज़्यादा शेल में चले गए, सोचा कि थोड़ी देर पिच पर टिक जाए फिर उसके बाद अपना स्ट्रोक प्ले करेंगे, लेकिन अपने नेचुरल अंदाज में बैटिंग करनी चाहिए। जैसे कि सचिन तेंदुलकर के टिप को अपनाया अजिंक्य रहाणे ने और बेहतरीन बैटिंग की पिछले मैच में, कुछ वैसा ही मनीष पांडे को भी करना होगा। और मुझे लगता है कि वो एक जगह ऐसी है जिसको वो जकड़ सकते हैं, जिसको वो अपने दोनों हाथ से ग्रैब कर सकते हैं। वो ऐसे प्लेयर हैं जो उस पोजीशन पर आकर आपको अच्छे रन्स बना के दे सकते हैं। केदार जाधव की आपने बात की, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनका 25, 30, 40 के बाद वो कहीं उनका कंसंट्रेशन लेवल वैसा नहीं रहता है। सो उनके पास भी मौका है अपनी जगह को सीमेंट करने का और अगर आज का स्कोर चेस करते हैं और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा थिंक टैंक का और सिलेक्शन। चलिए मनीष पांडे की हम बात करें तो मनीष पांडे ने आज फील्डिंग में तो धमाल दिखाया, शानदार कैच उन्होंने पीटर हैंड्सकॉम्ब का पकड़ा और अमूमन आपने ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कैचेस पकड़ते हुए देखा होगा ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को, अब आप भारतीय खिलाड़ियों को भी ऐसे कैचेस पकड़ते हुए देख सकते हैं। पीटर हैंड्सकॉम्ब ने शॉट लगाया था जसप्रीत बुमराह की इस गेंद पर और ये देखिए ये अजूबा ही है, इस कैच को आप अजूबा ही कहेंगे। जिस तरीके से बाउंड्री पे कैच लिया, फिर बॉल को छाल दिया, बाउंड्री के बाहर गए और उसके बाद फिर अंदर आकर उस कैच को लपका। मनीष पांडे ने कम से कम फील्डिंग में अपना जोर दिखाया। थोड़ा रिप्ले देखने पड़ेंगे। इंदौर की जनता तो शोर मचा रही है, वो प्रसन्न है। चकमा खा गए थे पीटर हैंड्सकॉम्ब, कैच पकड़ी, उसके बाद मोमेंटम उनको पीछे की तरफ लेके गया लेकिन गेंद को बहुत सही समय पे छोड़ा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मनीष पांडे ने शानदार कैच लपका पीटर हैंड्सकॉम्ब का और जसप्रीत बुमराह की ये गेंद थी जिसमें बाउंड्री पर जाकर इस कैच को लपका, फिर गेंद को उछाल दिया, बाउंड्री के अंदर गए और बाहर आकर एक कैच लपका और पीटर हैंड्सकॉम्ब यहां पर आउट हुए। मनीष सर, गेंदबाजी और बल्लेबाजी की हम बात करते हैं लेकिन नए खिलाड़ी जब से आए हैं, यंगस्टर्स जब से आए हैं, फील्डिंग भी एक ऐसा एस्पेक्ट रहा है टीम इंडिया को जो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। हालांकि स्लिप फील्डिंग तो चिंता का विषय है लेकिन ग्राउंड फील्डिंग में इस तरीके के कैचेस अब देखने को मिल रहे हैं जो कभी भारतीय बल्लेबाज या भारतीय फील्डर से नहीं दिखते थे। नहीं, मनीष पांडे तो शुरू से ही बहुत बढ़िया फील्डर है, उनकी फिटनेस लेवल बहुत हाई है और देखिए कितना अलर्ट थे वो, बॉडी का बैलेंस कितना अच्छा था। और कई बार रविश ऐसा होता है कि इस तरह के एक दो छोटे छोटे इवेंट हो जाए या बड़े इवेंट हो जाए तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब वो बैटिंग करने आएंगे उसमें उनको काफ़ी फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जहाँ तक यंगस्टर्स की फील्डिंग का सवाल है, सभी यंगस्टर्स आज के डेट में जानते हैं कि वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में फील्डिंग और रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है और उसके ऊपर काम किया जाता है।